आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं, ये आप ऐसा कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बेटा है, ये उसके पेरेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अम्मी अब्बू हैं। ये अम्मी अब्बू जो सी हैं, जब ये मिलते हैं तो बेटा तैयार होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये औलाद है किसकी? हाइड्रोकार्बन की। ये सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सिंपल सी क्लास है। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और कार्बन में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की चेन्स बनती हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वो होगी अल्केन, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वो होगी अल्कीन, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होगी अल्काइन। या आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स डिवाइड योर 4 जनरल क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर, यानी कि जिनसे बॉन्ड्स बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो उनसे चेन्स बना रहे हैं, कार्बन चेन्स बना रहे हैं जो उनसी। फॉर एग्जांपल ये वाली चेन्स, मैं ये वाली चेन्स की बात कर रहा हूँ कि ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। ठीक है ना। और मेरी बात याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पर आएगा। ठीक है ना। डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पर आएगा। ये जो उनसे है, ये सिंगल बॉन्ड जो उनसा है, ये 2 दफ़ा ये आई जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा और बाकी दफ़ा सिंगल बॉन्ड आएंगे। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा H2 H3, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा H2, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए H2 आ जाएगा। यहाँ पर H3 आ जाएगा क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर H2 आ जाएगा। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर H आ जाएगा। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर H3 आ जाएगा। इसने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर H, या इसने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, यहाँ पर H3 आ जाएगा। अब मैं ये नाम बताता हूँ। यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन। यहाँ पर भी 3 कार्बन है तो और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोपीन। यहाँ पर 3 कार्बन है और साथ में 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? ये प्रोपाइन है। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है ना। इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इन नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बिना पर, ये नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बिना पर, ये सिंगल डबल ट्रिपल की वजह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं अल्केन्स में, अल्कीन्स में, अल्काइन्स में, और एरोमेटिक्स आप अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पर बता रहा नहीं हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप आगे पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स में भी आप इसको डिवाइड किया था। अब उसके बाद आगे है जी, ईच कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। हर कार्बन एटम जो सा होता है वो 4 बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। हर कार्बन एटम जो सा है वो 4 बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ये भी मेरी बात याद रखना कि एवरी कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता है। इससे कम भी नहीं बना सकता और ना ही इससे ज़्यादा बना सकता है। ठीक है ना, 4 होती है वैलेंसी। ये एक MCQs है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आगे हाइड्रोकार्बन डिवाइड। हाइड्रोकार्बन उनसे होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं मज़ीद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपने पीछे पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वैसे ही होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये है जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपने 2 टैंक्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने पानी लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डाल दिया यहाँ पर आपने मैक्सिमम अमाउंट डाल दिया किसकी? HCl की। फॉर एग्जांपल HCl की डाल दी है, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं हल हो सकता। मैक्सिमम अमाउंट डाल दी है किसकी? सॉल्यूट की, इन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में ज़्यादा हो वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी मिकदार सॉल्यूशन में कम हो वो होता है सॉल्यूट।
यहाँ पर इस सॉल्वेंट में HCl की मिकदार 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल दी है और मज़ीद सोल्यूट हल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में हल हो चुका है और ये क्या बन चुका है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें मज़ीद आप सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें आप मज़ीद सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप थोड़ी सी, यहाँ पर अगर आपने 20 डाला हुआ है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब डालकर ये सोल्यूशन तैयार किया हुआ है HCl की, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो रह गई है अमाउंट, यानी कि यहाँ पर हम मज़ीद सोल्यूट डाल सकते थे, हमने डाला नहीं है। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है इन सॉल्वेंट, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी तरीके से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिए, पीछे हमने 9th में पढ़े थे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स डिवाइड किया जाता है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी सॉल्यूशंस की। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है कि जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। 3 कार्बन एटम ये होते हैं और यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड कार्बन ने इसके साथ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स 3 होंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स इधर आ जाएंगे। फिर इस तरीके से इस कार्बन ने इस बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पर H3 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 4 5 6 7, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन हाइड्रोकार्बन। इसे हम कहेंगे अल्केन। ये क्या है, एक सैचुरेटेड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो सा बाकी 2 एटम्स इधर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से इस कार्बन ने ये 2 एटम्स 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन के साथ बना देगा। फिर इसी तरीके से इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, यहाँ पर 7 है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्केन, बट मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है ना। इसमें देखो 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, मिनिमम नंबर है यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम के मिनिमम नंबर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। 3 बॉन्ड इसने पहले से बनाए हुए हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर, 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहाँ पर इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 1 3 4 है, ये भी मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन alkene and alkyne, therefore it is called unsaturated compound. And in alkane maximum number of hydrogen atoms present in alkane, therefore it is called saturated. ये ज़्यादा saturated है, हाइड्रोजन एटम्स पर डिपेंड कर रही है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ये हमेशा याद रखना। ये हमारा था सॉल्यूशन के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट। और फिर आगे हम चलते हैं, मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस हैव डिफरेंट कोवलेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। आपको पता है कि अल्केन्स, यहाँ पर बॉन्ड्स की नेचर तब्दील हो रही है, यानी कि बॉन्ड्स जो उनसे हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के माबैन आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे। जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो ये सिंगल बॉन्ड जो सा होगा, ये
ठीक है ना, ये जो सा अल्केन होगा, ये प्रोपेन जो सा होगा ये कोई और प्रोडक्ट बना रहा होगा, ये प्रोपीन जो सा होगा ये कोई और प्रोडक्ट दे रहा होगा, ये प्रोपाइन जो सा होगा ये कोई और प्रोडक्ट दे रहा होगा। आपको पता चल रहा होगा, मैंने अभी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात की है हाइड्रोकार्बन्स में। अब डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं आपको पता है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं। अल्केन्स में देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अल्कीन्स में देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अल्काइंस में देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन की कमी की वजह से यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी जब इन तीनों को एक ही रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, तो जो सी प्रोडक्ट बनती है वो डिफरेंट बनेंगी। क्यों डिफरेंट बन रही हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो से हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में उसका डिफरेंस आ रहा है, इसलिए प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट बनेंगी। ठीक है, इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज हुई हैं। अब फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सी होती है सिमिलर बिकॉज ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो सी है, यहाँ पर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन और हाइड्रोजन में जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.55 है कार्बन की, और हाइड्रोजन की है 2.2। ठीक है ना, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कार्बन की और हाइड्रोजन की। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, डेरिवेटिव्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनसे मेन कंपाउंड्स जो उनसे मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स वो हैं कार्बन और हाइड्रोजन। इन कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी होगी इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो सा आंसर आएगा वो 0.35 है, यानी कि है ही नहीं है। डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0 है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0 आने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी जो सी होंगी वो भी उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। इसका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बंदा है उसके पास 1 करोड़ रुपये है, और एक बंदा है दूसरे बंदे के पास 1 करोड़ 1 रुपये है। उस बंदे से 1 रुपये ज़्यादा है ना, 1 करोड़ है उसके पास, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ एक बंदे के पास है और दूसरे बंदे के पास क्या है, उसके पास 1 करोड़ है तो है, लेकिन प्लस 1 रुपया ज़्यादा है उससे, तो कोई खास चेंज है नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सी फिज़िकल आप अपीयरेंस देखेंगे वो बता देंगे भाई, यानी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस, यानी कि आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि उसके पास भी 1 करोड़ है, उसके पास भी 1 करोड़ है। 1 रुपये नहीं बताएंगे आप, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। आप 1 रुपये बता भी दोगे, 1 करोड़ 1 रुपया है, उसे कुछ खास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वो कौन सी बड़ी अमाउंट है। इसी तरीके से ये है, यहाँ पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन का फ़र्क लें तो 0 आ रहा है, 0.35। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इससे कार्बन और हाइड्रोजन का सेम होने की वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि उनमें ठीक है ना, उनमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम ही रहेंगी, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। कलर भी सेम, ये वो बदबू जो सी खुशबू होगी वो भी सेम। ठीक है ना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सी आँख से आप बता सकते हैं, आँख से आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं इनसोल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं और पानी में हल नहीं होते, ये डिज़ोल्व होते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और ये गैसेज और वोलेटाइल लिक्विड्स वोलेटिलिटी, यानी कि जो सी वोलेटिलिटी होती है वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक ना, एक लाइन लिख लो, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि नॉन पोलर एलिमेंट्स जो से नॉन पोलर कंपाउंड जो से होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, और जो से पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से ये नॉन पोलर है हाइड्रोकार्बन, तो ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन होने की वजह से तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होगा। ठीक है ना, पोलर है H2O पोलर है ना, तो ये पोलर कंपाउंड्स में को ही अपने अंदर हल कर सकता है। मिसाल के तौर पर HCl पोलर है। ठीक है ना, नॉन पोलर किसे कहते हैं भला?
किसे कहते हैं नॉन पोलर, कुछ पता है? आप ये कह सकते हैं कि ये देखें H3C है, बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना। कार्बन की होती है 2.55 प्लस, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हाइड्रोजन की क्या होती है 2.2, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ 2.55 प्लस 2 ये वाला, और ये क्या होता है हाइड्रोजन का जो सा होता है वो 2.2 होता है। ये दोनों का आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, सॉरी ये हाइड्रोजन के 3 है, एक बॉन्ड बनाया है ना कार्बन ने, तो 3 हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो 2.55 इधर भी है, 2.2 इधर भी है, 2.2 इधर भी है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस, इसलिए जो सा आंसर इसका आएगा, जो सा आंसर इसका आएगा वो भी सेम होगा, जो सा आंसर आएगा वो इसका भी सेम होगा। दोनों के सेम आंसर आएंगे तो डिफरेंस लेंगे जब, तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इधर भी ज़ीरो चार्ज, इधर भी ज़ीरो चार्ज। जब ज़ीरो चार्ज होगा तो हम उसे कहते हैं जी नॉन पोलर है। ये क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फ़र्क क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, उसे हम कहते हैं जी ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ये नॉन पोलर जो सा, ये नॉन पोलर ज़ाहिर हो गया ना। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर अगर आप H2C ले लो, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आप यहाँ पर भी 2.2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जमा कर दो 2.55 से, और फिर उसके बाद ये जो सा 2 है इसको 2.2 से जमा कर दो, फिर जमा कर दो इसमें 2.55, तब भी ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम आने की वजह से क्या होगा, इन दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 2.2 है प्लस 2.55, यहाँ पर भी 2.2 प्लस 2.55, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, इसका भी ज़ीरो, इसका भी सेम, इसका भी सेम। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो इस पर भी चार्ज ज़ीरो, इस पर भी चार्ज ज़ीरो। चार्ज ज़ीरो आने का मतलब क्या है दोनों तरफ, कि ये क्या है, एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोलिन में, इथेन में, और अल्कोहल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यार जो उनसे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक उसमें, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क भी ज़ीरो हो, टोलिन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से नॉन पोलर जो सा होता है उसमें ऐसे, और पोलर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़ीरो नहीं होता। इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इसकी होती है 3.2, इसमें एक का फ़र्क आ रहा है, यानी कि फ़र्क तो आ रहा है ना, तो इसलिए इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर पार्शल पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे ही दिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, ज़्यादा हाइड्रोजन को नुकसान पहुँचाया हुआ है। इसने क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या है, ज़्यादा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने इस पर इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसकी जो सी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत है वो कम है क्लोरीन की निस्बत, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ पर आ जाए, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, वो पोलर है, पोलर कंपाउंड है, वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे। H2O हो गया, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको ये बात। फिर उसके बाद आगे बात कर रहा था वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं कि जिनकी वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, वोलेटाइल लिक्विड्स मादा कितनी आसानी से बुखारात में तब्दील होता है। यानी कि क्या होता है, ये क्या बताता है कि कोई मादा है, कोई ऐसी चीज़ है, माए है, वो कितनी आसानी से बुखारात में तब्दील हो रहा है, कोई माए कितनी आसानी से बुखारात में तब्दील हो रहा है, हम उसे कहेंगे, ये हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे वोलेटाइल है या भी या नहीं भी, ठीक है ना। वोलेटिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। यानी कि एक माए, एक कोई सब्सटेंस है, वो कितनी आसानी से बुखारात में तब्दील हो रहा है, यानी कि एक सब्सटेंस का बुखारात में तब्दील होना वो कितनी आसानी से हो रहा है, ये देर से हो रहा है या थोड़ी देर बाद हो जाता है, जल्दी से हो रहा है या बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि कितनी आसानी से हो रहा है वो माए जो सा है, वो वक़्त
सब्सटेंस का बुखारात में तब्दील होने का वक्त जो सा होता है वो वोलेटिलिटी को मैयर करता है, वो वक्त। और मॉलिक्यूलर मैस जो सा आपको मैंने बताया कि पूरे मॉलिक्यूल का मैस, यानी कि H2O है, ठीक ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका 1 होता है, 2 के ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूल एटॉमिक मैस 16, ठीक है। तो 16 17 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आ जाएगा, 16 17 18 आ जाएंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? ये क्या है? पूरे मॉलिक्यूल का मैस। और ये मैंने जो सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? एटम का मैस। 16 क्या है? ये उस ऑक्सीजन एटम का मैस। और ये 18 क्या है? ये पूरे मॉलिक्यूल का मैस। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मैस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी जो सी है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मैस कम होता चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल लो मॉलिक्यूलर मैस जो सा हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो गैशियस स्टेट में होंगे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जिन मॉलिक्यूल का मैस जो सा वो कम होगा, फॉर एग्जांपल C1 से लेकर C4 तक, CH4, C2H 2 दूनी 4 5 6, C3 3 दूनी 6 7 8, C4 4 दूनी 8 9 10, ठीक है। फिर इसी तरीके से C5 से लेकर C17 तक, ठीक है ना, ये क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। और C18 से लेकर ऑनवर्ड्स C18 से लेकर ऑनवर्ड्स ये सारे क्या होंगे? सॉलिड्स में होंगे, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर जिन मॉलिक्यूल्स का मैस जो सा था C17, देखो यहाँ पर C17 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 10 7 दूनी 14 4 और 1 2 और 3 34, 34 में 2 जमा कर दें, 34 35 36, ठीक है ना। कितना मॉलिक्यूलर का मैस ज़्यादा हो गया। फिर इसी तरीके से आप C40 ले लो फॉर एग्जांपल, 40 दूना 80 81 82, ठीक है ना, 82। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मैस बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे वो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से और सॉलिड, ठीक है ना, ऐसे बनते जाएंगे रूम टेम्परेचर पर। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर का मैस बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स का मैस बढ़ रहा है, उनमें बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है उनको तोड़ने में मुश्किल पैदा हो रही है। जैसे जैसे बॉन्ड्स की तादाद तोड़ने में मुश्किल पैदा हो रही है वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो जो उनसा मॉलिक्यूल होगा वो जैसे जैसे अपने मॉलिक्यूल का मैस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो किस में? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या था? पहले मॉलिक्यूल्स 1 से लेकर 4 तक, मॉलिक्यूल का मैस 1 से लेकर 4 तक कम था। तो यहाँ पर कम बॉन्ड्स हैं, कम एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कम एटम्स हैं, और कम एटम्स होने की वजह से कम बॉन्ड्स हैं। और रूम टेम्परेचर जो सा है इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना, आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा? ये गैस फॉर्म में होंगे। और C5 से C17 तक जो से हैं, C17 तक देखो 17 कार्बन है और 36 हाइड्रोजन है। यहाँ पर बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, बॉन्ड्स 4 कार्बन तक तो ये रूम टेम्परेचर तोड़ देगा। तो बाकी कितने बचे? C13, बाकी कितने बचे? C13 13 दूनी 26 27 28, बाकी इतने बचेंगे। इतने बॉन्ड जोन से होंगे वो रूम टेम्परेचर पर नहीं टूटेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर इतने बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तो इसका मतलब क्या है कि C17H36 जोन सा होगा, ये क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। इसी तरीके से C40 जोन सा H82 है, इसमें से C4 और H10, यानी कि इसमें से 36 4 कार्बन निकाल दो, ठीक है ना, और 10 हाइड्रोजन निकाल दो। ये लो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन निकाल दिए, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड देखो कितने 36 कार्बन अभी भी रहते हैं, 72 हाइड्रोजन अभी भी रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर जितना टूट सकता था टूट गया, लेकिन जो सा बाकी बच गया ये बहुत ज़्यादा कार्बन के एटम्स बच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स बच रहे हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एटम्स हैं, ज़्यादा एटम्स होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में अपने आप को ज़्यादा महसूस करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बात कर ली ना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर उसकी वॉलेटिलिटी जोन सी होगी वो वैसे ही
डिक्रीज़ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया है, तो रूम टेम्परेचर पर जितने बॉन्ड्स टूटने थे टूट गए, ठीक है ना, और जो उनसे बाकी बच गए हैं वो नहीं टूट रहे। इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि माए से गैस बनने की सलाहियत जो सी है एक सब्सटेंस की वो डिक्रीज़ हो रही है, वोलेटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है, 17 कार्बन है और 36 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से वोलेटिलिटी क्या होगी, सब्सटेंस की माए से लिक्विड गैस फॉर्म में तब्दील होने की सलाहियत वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे है जी मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर मास होगा तो फिर क्या होगा, आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर वो गैसेज होंगी, ठीक है ना, वही मैंने बातें लिखी हैं जो उनसे मैंने बता दी। फिर उसके बाद आगे हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं वो फॉसिल फ्यूल भी इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे मादनियात जो उनसे ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल लकड़ी, जब पौधा जो सा है वो मर जाता है, आज से करोड़ों साल पहले क्या होता है कि पौधे जो से थे वो ऐसे मर के ना नीचे ऐसे गिर गए थे, तो उस पर अंधेरी तूफान आते रहे, उस पर मिट्टी की लेयरें बनती रही। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंस इन एयर इन दी फॉर्म प्रेशर भी लग रहा है, टेम्परेचर जो सा है वो अर्थ का यहाँ पर नीचे की तरफ, आपको पता है कि अर्थ के कोर, अर्थ के बिल्कुल दरमियान में लावा होता है जो बहुत गर्म होता है, वो उस गर्माइश की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर जो सा है वो ये तहें ज़मीन की तहें लगा रही हैं, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर ये जो सा है ये प्रोसेस होगा 500 मिलियन ईयर्स के बाद, ये जो सा पौधा है ये कोल में तब्दील हो जाएगा। ये जो सा प्रोसेस है हम इसे कहेंगे ये डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल कह लो, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट कह लो। इसकी वजह से हमारे पास एक जो सा कोल तैयार हुआ है, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जो जानवरों से हासिल हुआ है, जो कि 500 मिलियन ईयर्स की पुरतशद्दुद टाइम के बाद, ठीक है ना, ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, ये जो उनसे हैं, कोयला एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, कुदरती गैस एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, पेट्रोलियम एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, पेट्रोलियम ख़त्म भी हो सकता है, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फॉसिल फ्यूल हम इसे कहते हैं कि जो ज़मीन में इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना, वो हाइड्रोकार्बन्स। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को हम फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। दे आर नॉट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हैं हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। इनसे फॉसिल फ्यूल रॉ मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ये फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल्स जो उनसे कपड़े बनाने के लिए नायलॉन इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल, यानी कि केमिकल्स बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने HCl तैयार करना है, उसके लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है ना, यानी कि इनको आपस में जोड़कर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा ना। H2O तैयार करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उनसे हैं वो रॉ मटेरियल्स होंगे। इसी तरीके से रॉ मटेरियल जो उनसे होंगे, फॉर एग्जांपल नायलॉन है, कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए नायलॉन फाइबर है, उसकी ज़रूरत होती है, वो क्या है, एक रॉ मटेरियल, ठीक है ना। रॉ मटेरियल के तौर पर ये फॉसिल फ्यूल्स जो उनसे इस्तेमाल होते हैं। कोयला जो उनसा है ये फैक्ट्री में एज आ फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये थर्मल पावर स्टेशंस को चलाता है, थर्मल पावर स्टेशंस के जिस थर्मल पावर स्टेशंस को चलाता है कि जिसमें पानी होता है, पानी जो सा भाप में कन्वर्ट होता है, भाप जो सी टरबाइन को चलाती है, टरबाइन जो सी जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो पूरी फैक्ट्री को जाती है, ठीक है। ये है टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि फिर उसके बाद जब वो फैक्ट्री को चली जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर जो उनसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो उनसे कस्टमर की जो सी प्रोडक्ट्स हैं, जो उनसे कस्टमर मॉल्स वगैरह में आते हैं चीज़ें लेने, कपड़े वगैरह लेने, वो तैयार होते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस, यानी कि इसकी तरकीब में भी ऑर्गेनिक केमिकल्स जो उनसे हैं उनकी तरकीब के लिए जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स तैयार होते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल जो उनसे आपकी किताब में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यह हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की तैयारी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स की
तरकीब में इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो उनसे ऑर्गेनिक, ये जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स कमर्शियल तजारती तौर पर कमर्शियल जो उनसे इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्लास्टिक बनाने में तजारती तौर पर जो उनसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में प्लास्टिक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सिंथेटिक रबर्स, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर जो उनसे टायर में इस्तेमाल होती है, सिंथेटिक रबर जो उनसे टायर में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल गुड्स में, यानी कि जो उनसे इंडस्ट्रीज़ में जो उनसे चीज़ें तैयार हो रही हैं उसमें सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल होता है, टायर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्यूटाइल रबर्स का। और फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। नायलॉन, ये सिंथेटिक फाइबर एक एग्जांपल है नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर की एग्जांपल है जी नायलॉन। नायलॉन कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। और सिंथेटिक फाइबर जो सा होता है ये वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन में भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लियर हो गया है। और इसे सिंथेटिक रबर जो सी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये ब्यूटाइल रबर इसकी एग्जांपल है, ये इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है इसकी एग्जांपल है जी नायलॉन। सिंथेटिक रबर जो उनसे टायर्स में इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो उनसे वेल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताना था, यह आपको मैंने बता दिया बहुत तफसील्स के साथ। अगर आपको कोई मसला हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो मुझे कोई और बता दें कि भाई मुझे वीडियो नहीं पसंद आई, मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ गया हो गलती से ये वीडियो तो लाइक ज़रूर ठोकना, सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ भी कर देना भाई। ठीक है, बस कर दो।